हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी ज्योग्राफी की हैंड रिटन नोट सीरीज की क्लास नंबर 13 और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है भारत की नदियाँ। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत के नदी तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय से निकलने वाली नदियाँ और दूसरा है प्रायद्वीप भारत की नदियाँ। हिमालय से निकलने वाली नदियों को फर्दर तीन तंत्रों में बांटा गया है। इनमें है सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। और प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। इसमें है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। अब सबसे पहले हम हिमालय के अंतर्गत सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानखो याबाब हिमनद से निकलती है। इसकी सहायक नदियां हैं जो कि इसके दाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सयोग, काबुल, कुर्रम और गोमल। और उसकी बाएं ओर से मिलने वाली सहायक नदियां हैं सतलज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, जास्कर आदि। अब सबसे पहले हम झेलम नदी के बारे में पढ़ेंगे। इसका उद्गम स्थल बेरीनाग के समीप शेषनाग झील से है। यह चिनाब नदी में मिल जाती है और श्रीनगर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। कृष्णगंगा इसकी सहायक नदी है और पाकिस्तान में कृष्णगंगा को नीलम कहा जाता है। उसके बाद है चिनाब नदी। इसका उद्गम स्थल लाहौल में बड़ाला चाला दर्रे के दोनों ओर से चंद्र और बाघा नामक दो नदियों के रूप में यह निकलती है। यह सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। उसके बाद है रावी नदी। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के समीप से है। यह पंजाब की 5 नदियों में सबसे छोटी है। उसके बाद है व्यास नदी। इसका उद्गम है हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के समीप व्यास कुंड से और यह सतलज की सहायक नदी है। यह कपूरथला के निकट अरीके नामक स्थान पर सिंधु नदी से मिल जाती है। इसका उद्गम और विलय दोनों ही भारत में होते हैं। उसके बाद है सतलज नदी। यह तिब्बत में मानसरोवर झील के निकट राकसताल से निकलती है। यह भारत में सिपकिला दर्रे के पास से प्रवेश करती है और बाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही बनाया गया है। उसके बाद है इंडस वाटर ट्रीटी यानी कि सिंधु जल समझौता, जो कि 1960 में हुआ। इसमें भारत का अधिकार 3 पूर्वी नदियों पर, रावी, व्यास और सतलज पर, और पाकिस्तान का अधिकार 3 पश्चिमी नदियों पर यानी कि सिंधु, चेनाब और झेलम पर हुआ। उसके बाद है इस समझौते के द्वारा भारत को 20% तथा पाकिस्तान को 80% पानी उपयोग करने को मिला। और इस पर हस्ताक्षर भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने किए थे और इसमें मध्यस्थता वर्ल्ड बैंक ने की थी। उसके बाद अब हम पढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में। गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में गौमुख के निकट गंगोत्री हिमनद से भागीरथी के रूप में निकलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के बाद संयुक्त धारा गंगा नदी के नाम से जानी जाती है। और अलकनंदा बद्रीनाथ के पास तोपत ग्लेशियर से निकलती है। अलकनंदा नदी अलग अलग नदियों में मिलकर पंचप्रयाग का निर्माण करती है और ये सभी पंचप्रयाग उत्तराखंड में है। जैसे कि अलकनंदा धौली गंगा में मिलकर विष्णु प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों मिलकर नंद प्रयाग का निर्माण करती हैं। अलकनंदा पिंडार में मिलकर कर्ण प्रयाग का निर्माण करती है। अलकनंदा मंदाकिनी में मिलकर रुद्र प्रयाग का और अलकनंदा भागीरथी से मिलकर देव प्रयाग का निर्माण करती है। अब उसके बाद है यमुनोत्री हिमनद से गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना निकलती है, जो कि इलाहाबाद के निकट गंगा में मिलती है। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल में गंगा नदी 2 भागों में बंट जाती है। एक भाग उगली नदी के नाम से जाना जाता है। उगली नदी आगे चलकर बंगाली खाड़ी में गिर जाती है और इसी नदी के किनारे कलकत्ता शहर बसा हुआ है। और दूसरा भाग भागीरथी के रूप में बांग्लादेश में प्रवेश कर जाता है। वहाँ ब्रह्मपुत्र नदी जमुना के नाम से इसमें मिल जाती है और इनके संयुक्त धारा को पद्मा कहा जाता है। अगला पॉइंट है पद्मा नदी बांग्लादेश में ही मेघना नदी से मिलती है। इनके संयुक्त धारा को मेघना के नाम से जाना जाता है। अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और यहीं पर ये विश्व के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं, जिसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। उसके बाद अगला पॉइंट है गंगा नदी भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तराखंड जहाँ से इस गंगा नदी का उद्गम स्थल है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में गंगा नदी की सर्वाधिक लंबाई है। बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल और झारखंड में गंगा नदी की लंबाई सबसे कम है। उसके बाद गंगा की सहायक नदियाँ।
दाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियां हैं यमुना, चंबल, बेतवा, केन, टोंस और सोन नदी। अगला पॉइंट है, दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियों में केवल यमुना ही ऐसी नदी है जो हिमालय से आती है, बाकी सभी सहायक नदियां प्रायद्वीपीय पठार से आती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, चंबल, बेतवा तथा केन सीधे गंगा में न मिलकर पहले यमुना में मिलती हैं और फिर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। जैसे कि चंबल प्लस यमुना मिल इटावा में मिलती है उत्तर प्रदेश में, और बेतवा यमुना से हमीरपुर उत्तर प्रदेश में मिलती है। केन नदी यमुना में बांदा उत्तर प्रदेश में मिलती है, और उसके बाद यमुना नदी गंगा में मिलकर प्रयागराज में मिलती है। उसके बाद है, टोंस एवं सोन नदी सीधे गंगा में मिलती हैं। उसके बाद अगला पॉइंट है, बाईं ओर से गंगा में मिलने वाली सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा आदि। इनमें है गोमती, लखनऊ और जौनपुर इसके किनारे बसे हुए हैं। उसके बाद है महानंदा, यह सबसे पूर्वी सहायक नदी है, यह दार्जिलिंग की पहाड़ियों से होकर गुजरती है। उसके बाद है नेपाल से आने वाली नदियाँ, इनमें है घाघरा और गंडक, यह पटना से थोड़ा पहले गंगा में मिल जाती है। और उसके बाद है गंडक नदी, इसका उद्गम नेपाल में होता है। ये नदी त्रिशूल गंगा तथा काली गंडक के मिलने से बनती है। इसे नेपाल के पहाड़ी क्षेत्र में शालिग्राम कहते हैं। जब ये नेपाल के मैदानी क्षेत्र में आती है तो इसे नारायणी नदी कहा जाता है। उसके बाद है कोसी नदी, इस नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है क्योंकि यह बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण बनती है। अब हम ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर दूरी पर स्थित चेमायुंगनुंग ग्लेशियर से होता है। भारत में ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। नामचा बरुआ नामक पहाड़ी चोटी के कारण इसे यूटर्न या घूमकर आना पड़ता है। उसके बाद है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में ही इसकी दो सहायक नदियाँ दिबांग और लोहित इसमें मिलती हैं। आगे चलकर ये नदी असम में प्रवेश करती है और यहाँ इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। सुबनसिरी और मानस नदी असम में इसमें मिल जाती है। अगला पॉइंट है, आगे चलकर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना के नाम से जाना जाता है। उसके बाद है ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ। दाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश और तीस्ता। उसके बाद है, बाईं ओर से मिलने वाली सहायक नदियाँ हैं लोहित, दिबांग, धनसिरी और कालांग। उसके बाद है, ब्रह्मपुत्र को अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे कि तिब्बत में इसे यारलिंग सांगपो के नाम से जाना था, अरुणाचल प्रदेश में इसे दियांग के नाम से जाना जाता है, असम में इसे ब्रह्मपुत्र और बांग्लादेश में इसे जमुना नदी के नाम से जाना जाता है। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। हिमालय से निकलने वाली नदियों के अंतर्गत तीनों तंत्र कंप्लीट होते हैं, उनमें सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। अब हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में पढ़ेंगे। इसमें है साबरमती नदी, यह उदयपुर राजस्थान के निकट अरावली पर्वत से निकलती है और गुजरात से होते हुए खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद है माई नदी। माई नदी मध्य प्रदेश के धार जिले में विंध्याचल पर्वत से निकलती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात राज्य से होकर यह गुजरती है। यह एक ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उसके बाद अगली है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी मैकाल पर्वत की अमरकंटक चोटी से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात है और बड़ौच के पास यह अरब सागर में गिरती है। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी अरब सागर में गिरने वाली प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है और मध्य प्रदेश का जबलपुर इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर जबलपुर में बनता है। उसके बाद है ताप्ती नदी। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई नामक स्थान से यह निकलती है। सूरत शहर ताप्ती नदी के किनारे ही बसा हुआ है और यह खंबात की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद है मांडवी नदी। यह कर्नाटक से निकलती है। गोवा राज्य से प्रवाहित होने के बाद अरब सागर में अपना जल गिराती है और गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के तट पर ही है। उसके बाद है जुआरी नदी। गोवा से निकलती है और गोवा में ही अरब सागर में मिल जाती है। यह गोवा की सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है शरावती नदी। यह कर्नाटक से निकलती है और कर्नाटक में ही अरब सागर में गिर जाती है।
जोग जलप्रपात इसी के तट पर बनता है और जोग जलप्रपात का दूसरा नाम महात्मा गांधी या गरसोप्पा जलप्रपात है। उसके बाद है गंगावेली नदी, यह कर्नाटक से निकलकर कर्नाटक में अरब सागर में मिल जाती है। नेक्स्ट है पेरियार नदी, केरल से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी है, इसे केरल की जीवन रेखा भी कहा जाता है। इस नदी पर बना इदुक्की बांध केरल का सबसे बड़ा जल विद्युत स्रोत है। अब नेक्स्ट है भरतपुजा नदी, यह तमिलनाडु की अन्नामलाई पहाड़ियों से निकलती है और केरल से होती हुई अरब सागर में गिरती है। इसे नीला नदी या पोन्नानी नदी के नाम से भी जाना जाता है और यह केरल की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद है लूनी नदी, राजस्थान में अजमेर के निकट अरावली पर्वत से यह निकलती है। इसे लवण नदी भी कहा जाता है। यह सांबर झील से होकर गुजरती है और कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ। इनमें सबसे पहले हुगली नदी, यह नदी पश्चिम बंगाल में गंगा नदी की वितरिका के रूप में उद्गमित होती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। कलकत्ता इसी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद है दामोदर नदी, यह छोटा नागपुर पठार से निकलती है। यह झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके हुगली नदी में मिल जाती है। यह अति अप्रदूषित नदी है और इसे बंगाल का शोक भी कहा जाता है। उसके बाद है स्वर्णरेखा नदी, ये झारखंड की राजधानी रांची के पास से निकलती है। 3 राज्यों में यह बहती है, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। उड़ीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। उसके बाद है वैतरणी नदी, यह उड़ीसा के कयोंझर जिले से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। उसके बाद है महानदी, यह छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिहावा के पास से निकलती है। इसका प्रवाह क्षेत्र छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्य है। ये राकुंड बांध इसी नदी पर बना हुआ है और भारत का यह सबसे लंबा बांध है। बंगाल की खाड़ी में अपना यह जल गिराती है। उसके बाद है गोदावरी नदी, यह नदी महाराष्ट्र के नासिक जिले की त्र्यंबक की पहाड़ी से निकलती है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। इसे दक्षिण की गंगा या वृद्ध गंगा भी कहा जाता है और इसकी सहायक नदियां हैं पूर्णा, प्राणिता, पेनगंगा, इंद्रावती, मंजीरा, दूधना, सेलोरी और विरधा। अब उसके बाद है कृष्णा नदी, महाराष्ट्र में महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी घाट पर्वत से यह निकलती है। यह प्रायद्वीप भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। उसके बाद कृष्णा की सहायक नदियां हैं तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, मूसा, घाट प्रभा, मालप्रभा, दूध गंगा और पंचगंगा। अब उसके बाद है कावेरी नदी, यह कर्नाटक के कुर्ग जिले में स्थित ब्रह्मगिरी या पुष्पगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। तमिलनाडु का तिरुचिरापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे बसा हुआ है। उसके बाद कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं शिमसा, हेमवती, अमरावती, काबिनी, भवानी, लक्ष्मण तीर्थ और लोकपावनी। उसके बाद है वैगई नदी, तमिलनाडु में मदुरई से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। नेक्स्ट है ताम्रपर्णी नदी, तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु में ही मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। उसके बाद है पेन्नार नदी, यह कर्नाटक के कोलार जिले की नंदीदुर्ग श्रेणी की चेन्नकेस्वा पहाड़ी से निकलती है। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।